तो जैसे कि देख सकते हैं ये क्लास 9 है, ठीक है, और रसायन विज्ञान जो कि हम पढ़ाए थे इसमें कुछ क्वेश्चन। आज हम स्टार्ट करने वाले क्या है, भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में 3 पार्ट जो है, उसमें सबसे पहली बात हम पढ़ाएंगे क्या, ठोस के बारे में, ठीक है। हल्का फुल्का पहला वीडियो में बना चुके थे। ठोस के बारे में हम जानेंगे, ठोस कहते किसे हैं। फिर इसके बाद गैस पढ़ेंगे, इसके बाद द्रव, भौतिक वर्गीकरण खत्म हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि आज पदार्थ का पूरा चैप्टर खत्म कर दें, ठीक है। तो देख सकते हैं ठोस किसे कहते हैं। सबसे पहली बात तो आप हमेशा ये बताइएगा कि ठोस वे पदार्थ होते हैं जिसका आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। अब क्या लिखेंगे इसकी डिफिनीशन में, वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जिसका आयतन आकार क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है, निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं, ठीक है, उसे ठोस कहते हैं, उसे ठोस कहते हैं, ठीक है। सिंपल है भाई। कोई पूछे ठोस किसे कहते हैं, आई मीन सॉलिड, तो कहिएगा कि वे पदार्थ जिसका आयतन आकार निश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। बस यही डिफिनीशन है, ठीक है। आप यही लिख कर आइएगा, यदि आपसे कोई पूछे तो यही बताइएगा कि वे पदार्थ जिसका आयतन व आकार निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। सिंपल। इसका आयतन और आकार क्या होगा, निश्चित होगा। आयतन मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वो क्या होती है, फिक्स रहेगी, और आकार मतलब वही साइज शेप में वो क्या होता है, निश्चित रहेगा, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। सिंपल। जैसे कि आप एग्जाम्पल में, ठोस की एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे आपके सामने होता है, ठीक है, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं भाई, वॉल्यूम, ठीक है, और आकार को शेप कहते हैं, अच्छे से समझना। और ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है, निश्चित क्या होता है, ठीक है, फिक्स्ड होता है। इसका आयतन आकार क्या होता है, निश्चित होता है। सिंपल। इसका आयतन आकार क्या होता है, निश्चित होता है। पहला गुण में आप यही लिखिएगा, पहला प्रॉपर्टीज में आप यही लिखिएगा, ठीक है, नंबर 1 है। दूसरा, इनके अणुओं की जो बीच की दूरी होती है, इनके अणु के बीच की दूरी, इनके अणु के बीच की दूरी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। इनके अणु के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है। आई मीन हम बता दें, इनके अणु के बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है, ठोस के अणु के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ही कम होते हैं। इतना याद रखिएगा। मतलब ठोस के अणु जो होते हैं ना भाई, एकदम पास पास होते हैं। जैसे कि हम बता दें, कल्पना करके ऐसे एकदम इतने पास पास रहते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड है, ठीक है, आप देख सकते हैं एकदम बहुत पास पास रहता है। हम तो कुछ कुछ दूर पे भी बना दिए भाई, लेकिन ये एकदम पास पास, ऐसे लगेगा कि ये दोनों आपस में सटे हुए हैं, ठीक है। देखिए ये किसका स्ट्रक्चर है, तो इसी को हम सॉलिड कहते हैं। आया समझ। जिनके अणु जो होते हैं ना बहुत पास पास होते हैं, उसी को हम सॉलिड कहते हैं। आया समझ। तो कोई आपसे पूछे इनके गुण बताएं, तो पहला इसका आयतन आकार निश्चित होगा। दूसरी बात, इनके अणु के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है। अणु मतलब मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आप सिंपल कहेंगे कि इनके मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस जो होती है बहुत कम होती है भाई, ठीक है। सिंपल। आप ये बताइएगा। तीसरे नंबर की यदि हम बात करें, नंबर 3 पर यदि हम चले, इनके अणु के बीच, ठीक है, इनके अणु के बीच लगने वाला, ठीक है, लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, ठीक है, बहुत अधिक होता है। आप सिंपल ये बताइएगा, इनके अणु के बीच लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होता है बहुत अधिक होता है भाई। ठोस के अणु के बीच लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होता है ना बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, बहुत अधिक होता है। सिंपल। आई मीन इसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, कि इनके अणु के बीच लगने वाला जो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अंतरा आणविक आकर्षण बल को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो अणु के बीच, मतलब ठोस के अणु के बीच लगने वाला मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत हाई होता है भाई, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए इनके अणु क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं,
और यही रीजन होता है कि ठोस का आयतन और आकार जो होता है ना भाई निश्चित होता है, ठीक है। जैसे कि यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई ठोस किसे कहते हैं, आप पूरा खुश होकर बोलेंगे कि भाई वे पदार्थ जिसका आयतन आकार निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। ये सामने वाला पूछ सकता है कि ये बता इसका आयतन आकार निश्चित क्यों होता है। भाई रीजन है ना कि भाई इसका आयतन आकार निश्चित आखिर में क्यों होता है, बताओ इसका वॉल्यूम और शेप जो होता है वो फिक्स्ड क्यों होता है, रीजन बताएं। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर, सिंपल कहिएगा क्योंकि इनके अणु के बीच की दूरी। भाई आप यही बोलेंगे ना ये प्रॉपर्टीज देख के, तो उसके गुण नंबर 2 में आप यही बोलेंगे कि इनके अणु के बीच की जो दूरी होती है बहुत कम होती है, आप ये बोलेंगे। तो जैसे आप बोलेंगे ना कि इनके अणु के बीच की दूरी बहुत कम होती है, जैसे देख सकते हैं बहुत कम ही है इस फिगर में, बहुत कम होते हैं, ये आपसे डायरेक्ट कहेगा कि ये बताए कि इनके अणु के बीच की दूरी कम क्यों होती है। क्वेश्चन बना ना, पहले आप बोले कि भाई इसका आयतन आकार निश्चित होता है, वो बोलेगा भाई क्यों होता है, रीजन बताएं क्यों इसका आयतन आकार निश्चित होता है। तो आप जैसे बोलेंगे कि इनकी अणु के बीच की दूरी बहुत कम होती है, तो जैसे आप ये कहेंगे तो फिर पूछ सकते हैं कि भाई इनके अणु के बीच की दूरी मतलब इनके मॉलिक्यूल्स के जो बीच की दूरी होती है, डिस्टेंस जो होती है बहुत कम क्यों होती है। तब फिर आप फंसेंगे। तो आप सिंपल गुण नंबर 3 देख लीजिएगा, आप सिंपल बता दीजिएगा क्योंकि इनके अणु के बीच लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होता है, अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। यही रीजन है कि इनके अणु पास होते हैं और पास होने के कारण इनके आयतन और आकार जो होता है वो क्या हो जाता है, निश्चित होता है, हो जाता है। ये रहा ठोस के बारे में। ठोस के ये कुछ प्रमुख गुण है जो आप लोग अच्छे से याद कर ले, मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आप अच्छे से याद कर ले। चलते हैं इसके प्रकार टाइप पे, ठीक है। तो आप लोग उतार ले। तो चलते हैं फिर आगे ठोस के प्रकार पे, ठीक है। ठोस के प्रकार के बारे में हम पढ़े, हेडिंग बना लिया ठोस के प्रकार। तो ठोस के प्रकार, ठोस के प्रकार, ठीक है। अब इंग्लिश में बोले तो टाइप ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं, ठीक है। ठोस के प्रकार, तो देखिए ये मेनली जो होते हैं ना भाई, ठोस के प्रकार जो होते हैं ये मेनली दो टाइप के होते हैं भाई, दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है, अब क्या लिखेंगे, यह दो प्रकार के होते हैं, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। आपके सिलेबस में ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 क्या होता है, तो नंबर 1 का नाम है क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस, ठीक। नंबर 2 की जब हम बातें करेंगे तो नंबर 2 पे आता है कौन, अक्रिस्टल, खास आगे अ लगा दीजिए, अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस। भाई ये रहे, ठीक है, इनके दोनों टाइप। अब इनका डिफिनीशन भी हम देखेंगे, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। इसे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। सिंपल इंग्लिश वाले बच्चे के लिए ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, आप सिंपल कहिएगा, इसका डिफिनीशन हम यहां लिख दे रहे हैं कि ऐसा ठोस, ऐसा ठोस जिसकी, ऐसा ठोस जिसकी ज्यामिति, ठीक है, ऐसा ठोस जिसकी ज्यामिति, आकृति, ऐसा ठोस जिसकी ज्यामिति आकृति निश्चित होती है, निश्चित होती है, निश्चित होती है, होती है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठोस कहते हैं, कहते हैं, सिंपल, ठीक है। कोई आपसे पूछे क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं या क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं, आप सिंपल कहिएगा कि ऐसा सॉलिड जिसका ये ज्यामिति आकृति मतलब ज्योमेट्रिकल शेप जो होता है वो फिक्स्ड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। सिंपल, जिसका ज्योमेट्रिकल शेप जो होता है वो फिक्स्ड होता है, ज्योमेट्रिकल शेप, ज्यामिति आकृति मतलब ज्योमेट्रिकल शेप्ड कहते हैं, आकृति मतलब शेप्ड होता है, ठीक है। क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ऐसा ठोस जिसकी ज्यामिति आकृति निश्चित होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। ये डिफिनीशन लिखिएगा आप लोग, ठीक है। और इसके बाद आपसे पूछ दे कि अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, आप सिंपल इसका डिफिनीशन में आप क्या लिख सकते हैं कि ऐसा ठोस, बस ये फिक्स्ड है तो ये नहीं होगा फिक्स्ड, ऐसा ठोस जिसकी ज्यामिति आकृति
ज्यामितीय आकृति अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठोस कहते हैं। भाई सिंपल, आप ऐसे बताएं, ठीक है। जिसकी जिसकी ज्यामिति आकृति अनिश्चित होती है उसे क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल होता है भाई, ज्योमेट्रिकल शेप जो होता है, शेप्ड, वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल जिसे हम कहते हैं, जिसे ज्यामितीय आकृति कहते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप क्या होता है? फिक्स्ड होता है। अक्रिस्टलीय ठोस ऐसा ठोस जिसकी ज्यामितीय आकृति फिक्स्ड नहीं होती है, आई मीन अनिश्चित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इनके कुछ अंतर, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरफ चलते हैं, ठीक है। और देखेंगे एक एक डिफरेंस, एक तकरीबन 3-4 डिफरेंस देखेंगे दोनों के बीच में, ठीक है। तब तक आप लोग ये उतार लें। चलते हैं क्वेश्चन, ये नेक्स्ट हेडिंग पे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर देखेंगे हम, ठीक। चले नेक्स्ट हेडिंग आप देख सकते हैं, क्या है नेक्स्ट हेडिंग? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या है भाई? अंतर, ठीक है। देख सकते हैं ये अंतर, इसमें अंतर अब हम लोग देखेंगे। तो एक तरफ क्या कीजिएगा, क्रिस्टलीय ठोस लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरी तरफ अब क्या लिख दीजिए? अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस, सिंपल, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, ये अंतर है। पहला अंतर देखें, पहली बात ये लिखेंगे, पहला अंतर तो भाई इसका डिफिनीशन होता है, ठीक है, इसकी परिभाषा होती है। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा जो हम लिखे, पहला अंतर यही होगा। तो आप क्या लिखेंगे? इसकी ज्यामितीय आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। अब लिखेंगे क्या? इसकी ज्यामिति, ज्यामिति आकृति, आकृति निश्चित होती है, ठीक है। निश्चित होती है, निश्चित मतलब फिक्स्ड होती है। इसका ज्योमेट्रिकल शेप जो होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है, पहला अंतर। तो भाई इसमें आप पहला क्या लिखेंगे? इसकी ज्यामितीय आकृति, इसकी ज्यामिति आकृति, इसकी ज्यामितीय आकृति अनिश्चित होती है, अनफिक्स्ड होती है, ठीक है। इसकी ज्यामितीय आकृति, इसकी ज्यामितीय आकृति क्या होती है? अनिश्चित होती है। पहला अंतर तो भाई यही रहा। दूसरा अंतर आप क्या लिखेंगे? नंबर 2 में, नंबर 2 में इसका अंतर क्या हो जाएगा? देखिए सिंपल बात कि इनका जो क्रिस्टलीय ठोस होता है ना भाई, इनका जो गलनांक होता है, देखो इसका हर चीज फिक्स्ड रहेगा। इसकी जब हम बातें करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का, इसका जो चीज देखो वो सब फिक्स्ड रहेगा। फिक्स्ड मतलब निश्चित रहेगा, ठीक है। इसकी ज्यामिति, ज्योमेट्रिकल शेप जो होता है फिक्स्ड रहेगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो भी फिक्स्ड रहेगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा फिक्स्ड रहेगा। इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो रहेगा वो भी फिक्स्ड रहेगा। किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। इसका तीनों स्टेप आप बना के लिख सकते हैं, अंतर में हो जाएगा, ठीक है। वही चीज लिखने जा रहे हैं। इसकी ज्यामिति, ये तो लिख दिए हैं। इसका गलनांक, ठीक है, इसका गलनांक जो होता है ना भाई क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक, ठीक है, इसका गलनांक निश्चित होता है, ठीक है, सिंपल। इसका गलनांक निश्चित होता है, होता है। और इधर की जब हम बातें करेंगे, इसका गलनांक, इसका गलनांक, इसका गलनांक अनिश्चित होता है, ठीक है, अनिश्चित होता है। सिंपल आप क्या कहेंगे कि इसका गलनांक जो होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है क्रिस्टलीय ठोस का। और इसका गलनांक क्या होता है? अनिश्चित होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे जब हम चलेंगे क्या, तीसरी नंबर पे, इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक क्या होता है? निश्चित होता है। सेम सेम है भाई, इसका क्वथनांक क्या होता है? निश्चित होता है। और इधर जब हम बातें करेंगे, इसका क्वथनांक जो होगा, इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक
अनिश्चित होता है। ठीक है, इसका क्वथनांक क्या होता है? अनिश्चित होता है। आप इतने भी अंतर छोड़ दे तो इतना काफी है भाई। इसका कथनांक, गलनांक और एक होता है हिमांक। इसका हिमांक भी निश्चित होगा, लिख ले, वो भी 4 नंबर पे लिखना है तो। 4 अंतर बहुत है भाई। इसका क्या चीज हिमांक होता है, ठीक है, इसका हिमांक निश्चित होता है, निश्चित होता है। ठीक है, अच्छे से उतार ले। इसके 4 नंबर में आप लिखेंगे तो इसका हिमांक, इसका हिमांक, इसका हिमांक अनिश्चित होता है। इसका हिमांक जो होता है अनिश्चित होता है। ठीक है, सिंपल। आप देख सकते हैं ये 4 अंतर है। सबसे पहला अंतर क्या है? इसकी ज्यामितीय आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। इसकी ज्यामितीय आकृति अक्रिस्टलीय ठोस की अनिश्चित होगी। इसका गलनांक जो होगा वो क्या होगा? निश्चित होगा। इसका गलनांक जो होगा वो क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। अच्छा, गलनांक का अर्थ क्या होता है? इंग्लिश में इसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्वथनांक को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद हिमांक को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। तो रही बात, आप लिख सकते हैं इधर इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड, इसका बॉइलिंग पॉइंट अनफिक्स्ड, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट जो होता है फिक्स्ड, इसका मेल्टिंग पॉइंट अनफिक्स्ड, इसका फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स्ड, इसका फ्रीजिंग पॉइंट अनफिक्स्ड, आप कह सकते हैं। ठीक है, ये 4 डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अनक्रिस्टल या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच हम लोग डिफरेंस देख चुके हैं। चलते हैं अब आगे। ठीक है, लिक्विड की तरफ। बस आप में सॉलिड बस इतना ही है भाई, 11th और 9th के बच्चे बस इतना याद कर ले, इतना काफी है उन लोगों के लिए। ठीक है, चलते हैं अब ये द्रव की तरफ, आई मीन लिक्विड की तरफ, और उसको निपटाते हैं। बस इनके प्रॉपर्टीज और गुण खत्म पढ़ना है, और कुछ खास नहीं है भाई, परिभाषा और गुण देखेंगे, लिक्विड भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उतार ले तब तक। चलते हैं भौतिक वर्गीकरण के दूसरे हेडिंग की तरफ, जो द्रव है ठोस, अभी अभी जस्ट हम लोग खत्म किए हैं। अब आगे चलते हैं। जो द्रव है भाई, हेडिंग बना ले द्रव, इसको हम लिक्विड कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, द्रव की डिफिनीशन क्या कहता है? सिंपल, आप इसका डिफिनीशन केवल देखें। ये डिफिनीशन ये कहता है कि वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ, वे पदार्थ जिसका, वे पदार्थ जिसका आयतन जो होता है ना, आयतन निश्चित होता है। इसका आयतन जो होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है, निश्चित होता है, परंतु, ठीक है, परंतु आकार अनिश्चित होता है। परंतु आकार जो होता है वो क्या होता है? अनिश्चित होता है। सिंपल। कहने का मतलब यह है कि हम भाई लिक्विड विषय कहते हैं कि दो सब्सटेंस विच हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नॉट फिक्स्ड क्या शेप, देन इट इज कॉल्ड लिक्विड, आप कह सकते हैं। मतलब वे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है उसे हम द्रव कहते हैं। ठीक है, आई मीन लिक्विड कहते हैं। ठीक है, अब सिंपल क्या कहेंगे? यदि इंग्लिश में बोलना हो तो लिखेंगे दोज मैटर या दोज सब्सटेंस which have fixed volume but which have not fixed shape, आप कह सकते हैं। मतलब जिसके पास, वे पदार्थ जिसके पास आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, लेकिन आकार जो होता है वो क्या होता है? अनिश्चित होता है। जो इंग्लिश अभी जस्ट बोले इसका अर्थ यही निकला, आप अच्छे से उतार लें। ठीक है, और हिंदी वाले बच्चों के लिए डिफिनीशन है, उतार लें। ठीक है, चलते हैं फिर इसके गुण की तरफ। ठीक है, जैसे में भाई द्रव है अपना, द्रव हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण में आप क्या लिख सकते हैं? जैसे में लिख लें, जैसे में जल, दूध और भी जो शहद हो, ये जो लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं, आई मीन जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, वो सब के सब किस में आएंगे? द्रव में आएंगे। तो डट 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 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाए, आगे हम क्या देखेंगे? द्रव के गुण। ठीक है, बस ये लिखेंगे, खत्म हो जाएगा द्रव के गुण में। द्रव के गुण, छोटा छोटा टॉपिक है भाई, देख ले। द्रव के गुण में आप क्या लिखेंगे? नंबर 1 करके। तो द्रव के गुण में नंबर 1 कि इसका आयतन जो होता है, पहला तो इसका डिफिनीशन ही से आ जाएगा, इसका आयतन, इसका आयतन निश्चित होता है, निश्चित
होता है, परंतु आकार अनिश्चित होता है। सिंपल, ठीक है। अच्छा, आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। इसका आयतन निश्चित का अर्थ ये होता है कि आप द्रव को किसी भी पात्र में रखेंगे ना, तो भाई यदि 1 लीटर द्रव है, यदि 1 लीटर द्रव में यदि हम हल्का से एग्जांपल के तौर पे यदि हम समझाना चाहें, जैसे मान के चले ये 2 पात्र है, एक हमारे पास एक इतना चौड़ा पात्र है, ठीक है, और इसमें भी 1 लीटर क्या है, 1 लीटर लिक्विड है, ठीक है। इसमें 1 लीटर भरेंगे तो काफी ऊंचाई तक जाएगा, लेकिन भाई उसका जो आयतन रहेगा वो 1 ही लीटर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन इसका शेप देखेंगे तो कुछ ऊपर तक ये क्या करेगा, इस पात्र को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। लेकिन इसमें हम बात करेंगे भाई चौड़ा पात्र होने के कारण ये लिक्विड बस इतने ही तक क्या हो जाएगा, सीमित रह जाएगा, ये ऊपर तक नहीं जाएगा। मतलब इसका शेप देखें, पहले ऊपर जा रहा था, अब इसका शेप क्या हो गया, घट गया। तो भाई इनका जो शेप होता है वो चेंज होता रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं ना भाई ये भी 1 ही लीटर है, ठीक है, ये भी कितना है, 1 ही लीटर है। सिंपल, ठीक है। तो इनका शेप जो होता है वो पात्र के ऊपर डिपेंड करता है, पात्र के अनुसार बदलता रहता है इनका शेप, परंतु आयतन जो वॉल्यूम जो होता है ना भाई वो नहीं बदलता। कहने का मतलब यही है। तो इसका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, परंतु आकार अनिश्चित होता है। सिंपल बात। अब आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, प्रॉपर्टीज नंबर 2। इनके अणु के बीच की दूरी, इनके अणु की बीच की दूरी, इनके अणु के बीच की दूरी, इनके अणु के बीच की दूरी ठोस की अपेक्षा, ये वर्ड जरूर यूज कीजिएगा भाई, ठोस की अपेक्षा, ठोस के अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। ठोस की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। ठोस की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। कहने का मतलब ये है, इसका जब हम फिगर बनाएंगे इनके अणु के बीच की दूरी तो कुछ दूर दूर रहेंगे, जैसे कि देख सकते हैं ये मतलब कुछ दूरी दूरी पे है, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ, यहाँ। तो इनकी बीच की जो दूरी जो है वो कुछ ज्यादा है ठोस की अपेक्षा। ठोस जो रहते थे एकदम पास पास रहते थे, ये ठोस जो था वो पास पास रहते थे, ठीक है। लेकिन इनके जो अणु के जो बीच की दूरी वो क्या है, बहुत ज्यादा है। मतलब ठोस की अपेक्षा ज्यादा, बहुत भी ज्यादा नहीं कहेंगे, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर, ये प्रॉपर्टीज नंबर 3 की तरफ। ये सिंपल क्या कहता है, इनके अणु के बीच लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल ठोस से कम होता है, ठोस से कम होता है, कम होता है। सिंपल, ठोस से क्या होता है, कम होता है। अब से यदि कोई पूछ ले कि इनके अणु के बीच मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कंपेयर टू सॉलिड जो होता है थोड़ा कम होता है, ठीक है। इसलिए इनके अणु जो होते हैं ना कुछ ज्यादा दूर चले जाते हैं, ठोस की अपेक्षा दूर पे हो जाते हैं स्थित, और इनका आयतन ही निश्चित हो पाता है परंतु आकार अनिश्चित हो पाता है, ठीक है। आप लोग उतार लें, ये रहा द्रव खत्म हो गया। चलते हैं गैस की तरफ, तब तक आप लोग उतार लें। तो नया भाई टॉपिक इसमें यह है कि गैस हम लोग पढ़ने वाले भौतिक वर्गीकरण। ये भौतिक वर्गीकरण का आखिरी टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे रासायनिक वर्गीकरण में, तब तक आप लोग देख ले, इसे फटाक से खत्म किया जाए। सिंपल डिफिनेशन वही रहेगा, वे पदार्थ, ठीक है, 2 सब्सटेंस बीच है, वे पदार्थ जिसका आयतन या जिसके पास आयतन और वर्ड जोड़िए और आकार, आई मीन शेप अनिश्चित होता है। मतलब ये दोनों अनिश्चित होंगे, अनिश्चित होता है, उसे गैस कहते हैं। ऐसा जैसे कि हाइड्रोजन गैस हो जाएंगे, एग्जांपल में नाइट्रोजन गैस हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा, इस सब के सब किस में आएंगे भाई, गैस अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल देखें,
गैस, आपसे कोई पूछे गैस अवस्था या गैस किसे कहते हैं, तो सिंपल आप बताएं वे पदार्थ जिसका आयतन आकार जो होता है वो क्या होता है, आयतन और आकार अनिश्चित, मतलब इसमें दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, यदि आप इंग्लिश में बोले तो आप क्या बोलेंगे कि दोज सब्सटेंस या मैटर विच हैव अनफिक्स्ड वॉल्यूम एंड अनफिक्स्ड शेप देन इट इज कॉल्ड गैस। ठीक है, आप कह सकते हैं। तो चलते हैं आगे फिर इनके प्रॉपर्टीज की तरफ। पहली प्रॉपर्टीज मतलब गैस तो गुण की तरफ हम चलेंगे। देखिए इनके बारे में, पहली बात इनका आयतन, आयतन का आकार अनिश्चित होता है, पहली बात अनिश्चित होता है। ठीक है, पहला गुण। दूसरे में लिखेंगे इनके अणु के बीच की दूरी, इनके अणु के बीच की दूरी, इनके अणु के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। इनके अणु के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। तीसरी बात आप क्या लिखेंगे, इनके अणु के बीच लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल, आकर्षण बल बहुत कम होता है। बहुत कम होता है, आई मीन स्ट्रक्चर बना है, एक यहाँ अणु है तो दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठवां यहाँ, ये स्ट्रक्चर है किसके, गैस के अणुओं की। आई मीन अब कह सकते हैं कि इनका वॉल्यूम और शेप जो होता है वो अनफिक्स्ड रहता है। दूसरी बात इनके अणु के बीच की दूरी, मतलब मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस जो होते हैं इनके बहुत ज्यादा अधिक होते हैं। ठीक है, और इनके अणु के बीच लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होता है, आई मीन मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, इनके अणु के बीच जो बल लगता है, फोर्स कार्य करता है, वो बहुत ज्यादा। देखिए अंतरा आणविक आकर्षण बल, आकर्षण, यही मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनके अणु जो होते हैं, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, इनके अणु जो होते हैं भाई, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। यदि जिनके अंदर, ठीक है, जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स, ये मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना अधिक होगा भाई, याद रखना, उनके अणु उतना ही करीब होंगे, और जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना अधिक होगा, नहीं ये अधिक होगा तो कम रहेगा, और जितना कम होगा, ठीक है, क्या मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा, ठीक है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच, वो उतना ही दूर रहेंगे, याद रखना। कहने का मतलब सिंपल है कि यदि मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि ज्यादा हुआ, अधिक लगा जिनके अणु के बीच, उनके मॉलिक्यूल्स उतने ही पास आ जाएंगे, और मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं। यही रीजन है, आपसे कोई पूछे कि गैस का जो आयतन, वॉल्यूम और शेप जो होता है वो अनफिक्स्ड क्यों होता है, आई मीन फिक्स्ड क्यों नहीं होता है, तो आप सिंपल कहिएगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना भाई, ये बहुत कम होता है। बहुत कम होने की वजह से इनके अणु बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, आया समझ। अब बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से ये पास नहीं आ पाते हैं, क्योंकि भाई इनके मॉलिक्यूल्स के बीच जो मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है बहुत कम हो गया है, जिसके वजह से ये मॉलिक्यूल्स पास नहीं आ पा रहे, और पास नहीं आने की वजह से इनकी बीच की दूरी भी बढ़ेगी, और बीच की दूरी बढ़ने की वजह से भाई इनके आयतन और आकार जो होता है ना वो अनफिक्स्ड हो जाता है, कहने का मतलब अनिश्चित हो जाता है, आया समझ। तो ये सारा भौतिक वर्गीकरण के जो आज पढ़े, आज की क्लास भौतिक वर्गीकरण खत्म हो गया, कल पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक वर्गीकरण स्टार्ट करेंगे। यदि आपको वीडियो सही लगा हो तो भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अच्छे से वॉच करें, और अपने दोस्तों को भाई जरूर शेयर करें जो क्लास 9th और 11th में है भाई, वो ताकि अच्छे से केमिस्ट्री को पढ़ सके। ठीक है भाई, यहाँ पर एकदम अच्छे से बताएंगे केमिस्ट्री, आप लोग केवल बने रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कल का क्लास रासायनिक वर्गीकरण, आई मीन केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है NS ऑनलाइन क्लासेस, जो कि ये क्लास कंटिन्यू चलेगा भाई, 1 ईयर चलेगा, जब तक सिलेबस पूरा ना हो जाए, जब तक अच्छे से समझा ना दिया जाए इंसानों को, बच्चों को,
ठीक है, तब तक आप लोग बने रहिएगा। यहाँ पर मैथ और क्या होता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स की पढ़ाई की जाती है, ठीक है, पढ़ाया जाता है। इस पर आप से अनुरोध यही रहेगा, आप लोग आए ज्वाइनिंग करें और अच्छे से मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री सीख सकें। ठीक है, बस ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे भाई। लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो अच्छा लगा तो, ठीक है, और कमेंट भी कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।